Hello guys, good morning. This is CMA Pradeep Dhyani and welcome to my channel. So guys, 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का आज हम जो चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो मनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि मनी क्या है, मतलब क्यों इसका ओरिजिन हुआ, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या पहले हुआ करता था। ये सारी चीजें आज हम इसके इस चैप्टर में जानना चाहेंगे और साथ ही आज ही कोशिश करेंगे कि चैप्टर जो हमारा बहुत छोटा सा है, नॉमिनल सा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक जनरल नॉलेज भी इसमें काफी मिलेगी। तो आज ही हो सकता है कि ये फिनिश भी हो जाए चैप्टर। तो गाइस चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मनी। गैस, मनी की उत्पत्ति हुई क्यों, कैसे हुई, क्या इसकी जरूरतें पड़ी हमें, ये चीजें आज हम समझना स्टार्ट करेंगे। गैस, पहले जमाने में क्या हुआ करता था, जो हमारा स्टार्टिंग का टाइम था, एक सिस्टम हुआ करता था जिस सिस्टम का नाम था दोस्तों बार्टर सिस्टम। उस सिस्टम में क्या हुआ करता था, लोगों के पास पैसा तो उस टाइम था नहीं, तो उस टाइम क्या करते थे लोग, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपस में लेन देन करते थे दोस्तों सामानों का। सपोज अगर कोई गेहूं का व्यापारी है और अगर कोई चावल का व्यापारी है, या मैं बोलूं कोई गेहूं का व्यापारी है और कोई चीनी का व्यापारी है, तो वो आपस में वो गेहूं ले लेता था, वो चीनी उसको दे देता था। बार्टर सिस्टम का मतलब चीजों को आपस में चेंज करना। ओके दोस्तों, तो दोस्तों सवाल ये है कि क्यों हमारा मनी का कॉन्सेप्ट आया, बार्टर सिस्टम आज भी क्यों नहीं कैरी हो पाया। तो दोस्तों दिक्कतें क्या हुई थी, काफी परेशानियां थी। उन परेशानियों में से सबसे जो इंपॉर्टेंट था, मान लीजिए मैं गेहूं का व्यापारी हूं और मुझे गेहूं बेचना है, और एक व्यापारी मान लीजिए ऊंट का व्यापारी, उसको अपने ऊंट को बेचने हैं। तो दोस्तों मतलब समझने की कोशिश करना कि कीमत, मतलब हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे। गेहूं तो कितने सस्ते हैं और उसके पास पैसा है नहीं, उसके वो ऊंट बेचना चाहता है, तो वो क्यों ऊंट बेचेगा अपना, कितना कितना उसकी पूरी दुकान खरीद लेगा तब भी जाकर वो गेहूं नहीं बिक पाएगा, मतलब ऊंट की कीमत नहीं वसूल पाएगा। तो हम वैल्यू को ना बता नहीं पा रहे थे किस तरीके से, कि मान लीजिए कोई अगर 2 रुपए का सामान देगा, मान ले एक व्यक्ति तो 2 रुपए की वैल्यू का सामान दे रहा है और दूसरा व्यक्ति 1 लाख रुपए की वैल्यू का सामान दे रहा है, तो दोनों की कंपैरिजन नहीं है। तो इसीलिए मनी की उत्पत्ति हुई कि कितने रुपए आटा है, 20 रुपए, लो भाई 20 रुपए ले लो और 20 का सामान दे दो, यानी सामान भी 20 का जा रहा है और बदले में जो दूसरा व्यक्ति पेमेंट कर रहा है वो भी 20 रुपए की कर रहा है, यानी आपस में जितना ले रहा है उतना ही दे रहा है, नफा नुकसान दोनों को नहीं है। और मान लीजिए पुराने एग्जाम्पल में बार्टर सिस्टम में, मान लीजिए वो गेहूं लेना था, उसको अपना घोड़ा देना था। समझ रहे ना आप कहने का मतलब, मान लीजिए कोई कारों का व्यापारी है, कोई हीरो का व्यापारी है, तो दोस्तों गेहूं लेने के बदले में हीरे दे देगा क्या वो, हीरो की कीमत लाखों में, वो तो गेहूं तो 20-30 रुपए 10 रुपए किलो। तो इसी चीजों को देखने के लिए दोस्तों मनी सिस्टम की उत्पत्ति हुई। मनी का सिंपल सा मतलब होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी की डेफिनेशन है दोस्तों मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी सामान को खरीदने या बेचने के बदले में जो हम एक्सचेंज के बदले में जो हम पैसा मिलता है या हम पैसों का भुगतान करते हैं, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज मनी। दोस्तों पुराने समय में जो हुआ करता था वो बार्टर सिस्टम हुआ करता था। तो ये तो आप समझ गए कि हम लोग कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से हमें मनी की उत्पत्ति करनी पड़ी। आइए पढ़ते हैं। ओरिजिन एंड इवेल्युएशन ऑफ मनी इज रिलेटेड टू नीड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज, यानी बेटर एक्सचेंज को बनाने के लिए। देयरफॉर मनी इज जनरली डिफाइंड एज थिंग दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कॉमनली एक्सेप्टेड है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो रुपए को पूरे इंडिया में कहीं पर भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। मैं अमेरिका की बात करूं तो डॉलर को, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है अमेरिका के लिए डॉलर, इंडिया के लिए मान लीजिए रुपी, पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी रुपी हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर सकता है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज मनी दोस्तों। वो ये बार्टर एक्सचेंज ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको बता दिया। एक सामान के बदले में दूसरे सामान का आदान प्रदान करना बार्टर सिस्टम कहलाता है। ये पुराने जमाने में हुआ करता था। इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ बुराइयां थी, वो बुराइयां हम पढ़ेंगे। उस बुराइयों के कारण ही हमें मनी की उत्पत्ति करनी पड़ी हमें। डबल डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, यानी एक को बेचना है एक को चाहिए। बार्टर सिस्टम की बुरी बात ये थी कि मान लीजिए किसी के पास महंगी चीज हुआ करती थी, तो अपनी महंगी चीज तो नहीं बेचेगा ना दोस्तों सस्ती चीज के बदले में।
लेकिन अब मजबूरी भी थी कि उस समय उसको बेचना ही पड़ता था। तो इस कारण से लोगों के बीच नाराजगी आई और मनी की उत्पत्ति हुई। लैक ऑफ कॉमन यूनिट। एक कॉमन यूनिट नहीं थी दोस्तों। किसी को गाड़ी बेचनी पड़ती थी अपने गेहूं खरीदने के बदले में, शूज खरीदने के बदले में महंगा सामान बेचना पड़ता था। मतलब कोई कॉमन चीजें नहीं थी। मनी आज एक कॉमन चीज है हमारे लिए। डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, यानी किसी व्यक्ति को फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी थी तो भी हम नहीं कर सकते थे कि फ्यूचर में क्या, अभी कुछ है ही नहीं लेन देन के लिए। डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। होता क्या है, मान लीजिए हम जो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम आता था उसको स्टोर नहीं कर सकते थे। आज तो आप देखो अपने कॉइन को हमेशा के लिए रख लीजिए, बैंक में स्टोर कर लीजिए। लेकिन क्या आप उस जमाने में गेहूं को बैंकों में कर सकते थे स्टोर? नहीं। वीआर एंड टीआर, यानी जितना आप उसको स्टोर करके रखोगे आपका सामान खरीद खराब हो जाएगा। गाड़ी हो, घोड़ा हो, जानवर हो, कोई सामान हो, खाने पीने की चीज हो। तो लेकिन मनी को आज हम स्टोर कर सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं सेफ्टी के पर्पज से। तो उस समय पर ऐसा नहीं था। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी में फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी। फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी पढ़ते हैं हम। फिएट मनी refers to the money that is issued by order authority of the government. It include all notes and coins which people in the country are legally bound to accept as a medium of exchange। यानी फिएट मनी का मतलब जो गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है उस देश की वो करेंसी, चाहे वो कॉइन हो या नोट हो। जैसे इंडिया में हमारे कॉइन हो गए और नोट्स हो गए। इंडिया में जो रुपी है हमारा, वो हमारा फिएट मनी है। यूएस में डॉलर जो है फिएट मनी है। फिड्यूसरी मनी मतलब कि जो हमने काल्पनिक बना दिया, जैसे कि हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम हो गया। ठीक है ना? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम्स हो गए, ये जो हो गए हमारे। फिड्यूसरी मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे। यानी दो बंदों के आपस में, मान लीजिए मैं किसी मॉल से सामान खरीदता हूँ, तो मॉल ने मुझे सामान दे दिया, बदले मैंने उसको डेबिट कार्ड से पेमेंट करी, तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोथ पार्टीज आर एक्सेप्टिंग द ऑफर। यानी जो दोनों पार्टीज है ना, वो आपस में एक दूसरे की ट्रांजेक्शन के लिए एक्सेप्ट, अपनी सहमति दे रही हैं। मैंने कहा ना, चेक हो गया, एटीएम हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया मेरे दोस्तों। फुल बोर्डेड मनी एंड क्रेडिट मनी पढ़ते हैं हम। फुल बोर्डेड मनी रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइंस whose commodity value is equal to the value and when they are issued। सिंपल से कॉइंस को हम फुल बोर्डेड मनी कहते हैं। क्रेडिट मनी पढ़ते हैं। क्रेडिट मनी रेफर टू मनी विच इज मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। ठीक है ना? यानी जो मनी वैल्यू है जो कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा है। आइए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या नाम है इसका? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। प्राइमरी फंक्शन क्या है मनी का? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी एक सामान के बदले में दूसरे सामान खरीदने में हम आसानी से खरीद सकते हैं। कितने का सामान है भैया? 100 रुपए का, 100 रुपए लीजिए सामान दीजिए। कितने का है ये सामान? 250 रुपए का, 250 रुपए लीजिए सामान दीजिए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आपस में सामान का लेन देन जो है बढ़िया तरीके से हो गया, ना किसी को नुकसान ना किसी को नफा नुकसान होता है। मीजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू, एक कॉमन यूनिट है कि 100 का सामान है तो आप 100 रुपए दीजिए। सेकेंडरी और सब्सिडरी फंक्शन क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी हम फ्यूचर पेमेंट भी अब कर सकते हैं आसानी से। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब पैसे को हम जमा कर सकते हैं, या तो अपने घर पे रख सकते हैं, या फिर हम बैंक में, या फिर आरबीआई हो गया, या फिर और भी जो म्यूचुअल फंड्स हो गए, यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। पैसा नष्ट नहीं होगा, मतलब पैसा खराब नहीं होगा। लेकिन पहले जमाने में बार्टर में क्या होता था, गेहूं को आप स्टोर कहाँ रखेंगे? जितना ज्यादा संभाल के रखेंगे उतना ज्यादा खराब होगा आपका सामान। Concept of money supply. Supply of money is a stock concept. It refers to total stock of money all time held by the people of a country at a point of time। यानी मनी सप्लाई जो है स्टॉक कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक देश में लोगों के पास एक पर्टिकुलर टाइम पर कितना पैसा है, वो मेरा क्या कहलाया जाता है? मनी सप्लाई कहलाता है। या तो वो पैसा किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास रखा हो, या फिर हमने गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए बैंकों के पास रखा हुआ है। मेजरमेंट ऑफ मनी, चार तरह की मेजरमेंट होती है हमारे: M1, M2, M3, M4। लेकिन हमें ट्वेल्थ में केवल M1 पढ़ना है। वो M1 होता क्या है वो देखते हैं हम।
अकॉर्डिंग टू M1 मेजरमेंट मनी सप्लाई इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट। M1 में होता है सी प्लस डी प्लस ऑडी। ये क्या होता है हम देखेंगे अब हम। सी का मतलब होता है कि एक देश में एक लोगों के पास एक पर्टिकुलर टाइम पर कितना पैसा है, यानी करेंसी कितना है। सी मतलब करेंसी। इट रेफर्स टू करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। इट इंक्लूड कॉइन्स एज वेल एज पेपर कॉइन्स। और डीडी का मतलब डिमांड डिपॉजिट, यानी कि कमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा है, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आपने रखा हुआ है। ओडी का मतलब कि डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई के पास कितना है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के पास कितना है। Specifically, OD does not include deposit of the government of the country with RBI, deposit the country banking system with RBI। एक बार और दोबारा से देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ M1 M2 M3 M4। केवल M1 पढ़ना है। M1 का मतलब होता है C प्लस डी प्लस ओडी। सी का मतलब करेंसी, यानी एक देश में एक पर्टिकुलर टाइम पर लोगों के पास कितनी उस देश की करेंसी है, सी कहलाया जाता है। और डीडी का मतलब डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को मेरा कहाँ होता है, डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के पास, लाइक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए है ना। और जो डीडी है मेरा वो क्या है कि कमर्शियल बैंक जो है ना हमारे पास, ये एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, इन बैंकों के पास कितना पैसा रखा हुआ है। और ओडी का मतलब हो गया जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, लेकिन नाबार्ड हो गया या और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ने बनाया है, या फिर मान लीजिए हमने कोई क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, जो सेंट्रल बैंक है उसमें हमने पैसा रखा हुआ है, लाइक फॉरेन गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक, इनके पास अगर हमने पैसा जमा करके रखा हुआ है तो ये भी हमारा ओडी में कैलकुलेट होगा। और ओडी में क्या क्या नहीं आता, डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद आरबीआई, और डिपॉजिट ऑफ द कंट्री बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई, ओडी। आइए दोस्तों एक आगे और देखते हैं हम। हु सप्लाइज मनी, सप्लायर्स ऑफ मनी, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री एंड कमर्शियल बैंक। दोस्तों 1 रुपए के नोट को हमारा जो गवर्नमेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो रिलीज करती है। उसके अलावा बाकी जो भी नोट्स हैं, जो कॉइन्स हैं, वो रिलीज करती है हमारी आरबीआई। आरबीआई जो है हमारा बैंकों का बैंक है, सबसे बड़ा बैंक जो सेंट्रल बैंक है हमारा आरबीआई कहलाता है दोस्तों। ओके। हु सप्लाइज मनी, 1 रुपए के जो जो कॉइन्स है, जो नोट्स है, 1 रुपए का जो नोट्स है, उसको हमारा इंडिया की गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर रिलीज करते हैं। उसके अलावा बाकी हमारा सेंट्रल बैंक रिलीज करता है, जिस सेंट्रल बैंक का नाम है हमारा आरबीआई। एक बार और देखते हैं मेरे दोस्तों कि आज हमने पढ़ा क्या। मनी, पुराने जमाने में हम बार्टर सिस्टम करते थे, यानी एक सामान के बदले में दूसरे सामान को आदान प्रदान करते थे। होता क्या था कि किसी का सामान महंगा होता था तो किसी का सामान सस्ता होता था, तो उन दोनों को परेशानी होती थी कि 1 रुपए की चीज के बदले में मुझे 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं। उसी परेशानियों को दूर करने के लिए हमें बार्टर सिस्टम को हटाकर मनी लाना पड़ा। मनी का मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज मनी। ओके दोस्तों, उसके बाद हमने जो पढ़ा था, क्या बुराइयां थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब जो आपस में लेन देन करते थे दिक्कत होती थी, किसी की चीज महंगी तो किसी की चीज सस्ती होती थी। एक तो लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, मतलब एक बेस वैल्यू जो थी ना वो किसी भी दोनों ही ट्रांजेक्शन में नहीं हुआ करती थी। उसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट है, थर्ड वन, डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट का मतलब मान लीजिए मुझे फ्यूचर में अगर कोई पेमेंट करनी है, मुझे अगर फ्यूचर में ना दोस्तों कोई पेमेंट करनी है, कोई फ्यूचर में किसी का पेमेंट करनी है, तो मैं क्योंकि कोई कॉमन वैल्यू नहीं थी, कोई बेस वैल्यू नहीं थी, तो कितना पेमेंट करना है, किसको क्या करना है, वो बार्टर सिस्टम में नहीं हुआ करता था। डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, यानी अगर मैं जो लिविंग थिंग्स थी, यानी अगर मान लीजिए मैं कोई सामान बेच रहा हूँ या खाने पीने की चीज है, उसको स्टोर ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है जितना स्टोर करेंगे खाने पीने की चीज सारे सामान जो है खराब हो जाएगा। लेकिन कॉइन्स को आजकल हम बैंकों में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा आया था फॉर्म्स ऑफ मनी। फिएट मनी का मतलब होता है कि जो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंट्री में जो करेंसी चलती है उसको हम फिएट करेंसी कहते हैं। और फिड्यूसरी का मतलब कोई दो व्यक्ति आपस में कोई सी भी चीज, अगर अगर मान लीजिए हम आपस में लेन देन करते हैं, तो जो दो व्यक्ति आपस में लेन देन करते हैं, या दो संस्थाएं या कोई भी दो व्यक्ति आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसको फिड्यूसरी हम मनी बोलते हैं। उसके बाद फुल बोर्डेड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बोर्डेड वो मनी का मतलब ये होता है कि मनी टर्म्स में जो गवर्नमेंट ने इशू कर दिया है वो हो गया। और उसमें और हमारा क्रेडिट मनी का मतलब होता है द मनी विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन, जो कमोडिटी हमारी, जो कमोडिटी की जो वैल्यू है उससे ज्यादा होता है, वो हमारा क्रेडिट मनी कहलाता है।
उसके बाद है कि मनी को कैसे मेजर करते हैं, तो उसके बाद था फंक्शंस ऑफ मनी क्या था, मतलब फंक्शंस ऑफ प्राइमरी फंक्शन है और सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन का मतलब है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी आपस में सामानों का आदान प्रदान लेन देन करने के लिए आसान हो गया। मीजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी कॉमन वैल्यू हो गई कि जितना आप सामान देंगे उतना ही हम आपको पेमेंट करेंगे। पहला ऐसा बार्टर सिस्टम ऐसा नहीं होता था, सामान आप पेमेंट ज्यादा करते थे या आपको ज्यादा चीज मिलती थी, बदले में आप उसको कम चीज देते थे, ठीक है। लेकिन अब आप जितना चीज लेते हैं उतने की ही आप पेमेंट करते हैं। पहला पॉइंट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मीजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी आप आज उतना ही पेमेंट करते हैं जितने की आपने सुविधा सर्विसेज ली है, जितने की आपने चीजें कंज्यूम करी हैं। उसके बाद है हमारा सेकेंडरी फंक्शन, डेफर्ड पेमेंट, यानी फ्यूचर की कोई पेमेंट आसानी से हम कर सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को हम अपने पास या कमर्शियल बैंक या जो सेंट्रल बैंक है वहां पर रख सकते हैं, जबकि पुराने जमाने में जो चीजें थी उनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते थे, जितना ज्यादा स्टोर करेंगे उतना जल्दी ही सामान चीजें खराब होंगी। सप्लाई ऑफ मनी, यानी सप्लाई ऑफ मनी का मतलब कि कौन सप्लाई कर सकता है, गवर्नमेंट हो गया हमारा, बैंकिंग सिस्टम हो गया यानी सेंट्रल बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, फोर्थ है M1 M2 M3 M4। हमें M1 पढ़ना है। M1 का मतलब M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। M1 का मतलब, C का मतलब होता है किसी देश की उस समय की करेंसी की लोगों के पास कितना करेंसी एट दैट टाइम है। DD का मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इश्यू किया हुआ है। डीडी का मतलब आप देखेंगे इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, उस देश के, हमारे देश में जितने भी बैंक है उसके पास कितना हमने पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, वो मेरा डीडी कहलाता है। और ओडी का मतलब कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ आपने, जैसे कि मान लीजिए नाबार्ड हो गया या बाहर देश की IMF हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके साथ जितना भी आपने पैसा जमा किया हुआ है ये भी हमारा ओडी कहलाता है। तो सी प्लस डीडी प्लस ओडी ये मेरा कहला जाएगा M1, और M1 ही हमें 12th में सीखना है। M2 M3 M4 ये इसको आप रहने दीजिए। सी प्लस डी डी प्लस ओडी मेरा कहलाता है M1। सी का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमारे देश के पास या देश के लोगों के पास कितना देश का करेंसी है, वो मेरा M1 कहलाता है। और डीडी का मतलब आप समझिए कि जो हमारे देश के कॉमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा लोगों ने अपना डिपॉजिट किया हुआ है। ओडी का मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके पास आपने कितना डिपॉजिट करा है, लाइक नाबार्ड या IMF हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके पास आपने कितना पैसा जमा करा, ये ओडी हो गया। तो सी प्लस डीडी प्लस ओडी जोड़ते हैं तब आपका बनता है M1। उसके बाद अगला है कि कौन सप्लाई कर सकता है, सप्लाई मतलब पैसा इशू कौन कर सकता है, तो आरबीआई का अधिकार है, सेंट्रल बैंक है इंडिया का आरबीआई, वो पैसों को इशू करता है। लेकिन 1 रुपए का जो नोट होता है दोस्तों, वो इंडिया की गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर रिलीज करता है, बाकी इसके अलावा जितने भी पैसे होते हैं वो हमारा आरबीआई रिलीज करता है। तो दोस्तों चौथा चैप्टर जो था बहुत ही इजी था हमारा, जिसको आज हमने एंड कर दिया है। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और कोई स्पेसिफिक टॉपिक 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा, या पर्सनली आप व्हाट्सएप या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर मतलब कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल चैप्टर था। जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अपना 5th चैप्टर बैंकिंग के ऊपर स्टार्ट करेंगे, वो थोड़ा मजेदार चैप्टर है। मजेदार तो ये भी था, ये थोड़ा सा छोटा था, तो इसको हमने एक ही वीडियो में आज हमने इसको फिनिश कर दिया। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू एनी क्वेश्चन, यू कैन कमेंट एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी, मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी मैं बना दूंगा। आज के लिए ओके, थैंक यू सो मच यार।